मैं जब भी छुट्टी में घर जाता तो उस लड़की से मिलना होता। अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में भी हम मिलते रहते थे। हम किसी भी विषय पर बात कर लेते, हम साथ में फिल्म भी देख लेते। मैं कभी भी उसके घर चला जाता, वो कभी भी मेरे घर चली आती। हम दोनों साथ मिलकर सड़क पर घूमने चले जाते। मैं जब उसके घर जाता तो अभिवादन, नमस्ते सबसे होती। घर परिवार और दुनियादारी की बातें सबसे होती थी। लेकिन फिर बात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, करियर, नौकरी, शहर पर खिसकती जाती और मैं देखता कि घर के सब लोग धीरे धीरे अपने अपने कामों में लगते चले जाते। हम दोनों अकेले रह जाते। वे मेरे घर आती तो घर पर भाई बहन, माँ, पिताजी सबसे बात करती, सबको यथायोग्य अभिवादन करती, अपने समाचार देती, उनके समाचार लेती और फिर धीरे धीरे बात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी विषयों को सेज करियर, गांव की ओर खिसकती चली जाती। सब अपने अपने सरोकारों में लगते चले जाते और हम दोनों अकेले रह जाते। वह मेरे यहाँ आती तो मैं उसे छोड़ने उसके साथ उसके घर तक जाता। मैं उसके यहाँ जाता तो वह मुझे भी ऑफ करने मेरे साथ आती और बातें करते करते मेरे साथ मेरे घर तक चली आती। लेकिन हम आग और घी की तरह कभी नहीं मिले। हम दूध और पानी की तरह भी कभी नहीं मिले। दूध का दूध और पानी का पानी ही रहा। सड़क पर मेरे दोस्त मिल जाते तो हाय हेलो करके हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते। उसकी सहेलियां रास्ते में मिलती थी तो मुझसे हाल चाल पूछकर जानबूझकर पीछे रह जाती थी। हम चले जाते। हमारे हवन की समिधा कभी जैसे बीतती ही न थी। छुट्टियां बीत जाती थी और हम अपनी अपनी राह पकड़ लेते थे। मैंने कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। उसने मुझे कभी गौर से भी नहीं देखा। मैंने कभी उसका इंतज़ार भी नहीं किया। उसने मुझसे कभी आने को भी नहीं कहा। हम लोग संजीव कुमार की फिल्मों की तरह मिलते थे। कभी चर्चा में बुराई भलाई करने के लिए कोई संजीव कुमार का नाम नहीं लेता था। कोई संजीव कुमार का नाम सुनकर फिल्म देखने का प्लान नहीं बनाता था। कोई संजीव कुमार की फिल्म का इंतज़ार नहीं करता था। लेकिन जब कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से फिल्म देखने चले जाए और अगर उसमें संजीव कुमार हो तो फिल्म अच्छी लगती थी। मैं जानता हूँ कि संजीव कुमार के उदाहरण से नई पीढ़ी कुछ नहीं समझेगी, लेकिन मैं ऐसा जोखिम भी नहीं लूँगा कि नई नस्ल मेरी बात ही ना समझे। इसलिए दूसरे उदाहरण से समझाऊँगा। नई नस्ल का कोई बाशिंदा यदि ये दास्तां पढ़ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि हम इस तरह मिलते थे कि यदि वो कहीं दिख जाए तो उससे बात करना मेरी ड्यूटी हो और अगर मैं उसे कहीं मिल जाऊँ तो मुझसे बात करना उसका कर्तव्य हो। यदि एक दूसरे को न दिखे तो दोनों आज़ाद। इस रिश्ते में जवान लड़के और लड़की वाली कोई बात नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के एक साथ होने के एहसास होते थे। दो ऐसे व्यक्तित्व जो एक से विचार रखते हो, एक दिशा में देखते हो, एक तरफ सोचते हो। छुट्टियां बीतते ही जब मैं वापस अपनी नौकरी के स्थान पर आया तो इसी लड़की के हाथ से लिखकर भेजे गए पत्र के मायने बदल गए। इसी पत्र के लिफाफे को देखकर पोस्टमास्टर साहब डाक जल्दी भेजते। इसी लिफाफे को देखते ही वैद्यदी
चाय मांगते और इसी लिफाफे को देखकर रात को मेरी बगल में चड्डी पहनकर सोए भरत, राजेंद्र, गजेंद्र या नरेश मुझसे कहते, अब तो आप हमको भूल जाएंगे भैया। और मैं उन्हें और अपने आप को समझाता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हुआ भी तो इतनी जल्दी नहीं होगा। और एक दिन मुंबई से आने वाले नीले लिफाफे के साथ ही मेरे घर से भी एक पत्र आ गया कि मैं अपनी सगाई के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि इस सूचना से मैं खुश हुआ या चिंतित, लेकिन मैं किसी अदृश्य शक्ति के हाथों मंत्रमुग्ध सा होकर छुट्टी लेकर जयपुर की ट्रेन में बैठ गया। ऐसा नहीं था कि मुझसे पूछे बिना ही ये सब हो गया हो, पर यह कैसे हुआ आपको बताता हूँ। मेरे माता पिता और लड़की के माता पिता के बीच बात हुई। मेरे पिता ने सीधे मुझसे कुछ न पूछकर मेरी माँ के माध्यम से इस बारे में मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए। मेरी माँ के पूछने पर मैंने कहा कि अभी मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और जब तक मुझे पूरी तरह सफल होकर मन पसंद पद नहीं मिल जाता तब तक तो मैं शादी की कोई बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन इस लड़की में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि शादी के लिए उसके घर से आए प्रस्ताव का उत्तर न मैं दिया जा सके। मेरी इस डिप्लोमेसी से घर का वातावरण उदासीन सा हो गया। मेरे पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे खानदान में ये पहला मौका था कि किसी लड़की का फोटो, जन्म कुंडली, बायोडाटा न आया हो, घर वाले लड़की देखने न गए हो, लड़की के घर के ड्राइंग रूम में 36 वजनों के साथ चाय पानी न पिया गया हो, पिता माता, बुआ फूफा, मौसा मौसी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी लड़की के घर की देहली पर खातिर तवज्जो करवा कर न आए हो, पंडितों ने गुड़ अवगुड़ न तौले हो, पत्री तिथियां न देखी गई हो, भाई बहनों, जीजा भाभी सबकी स्कूल कॉलेज दफ्तर की छुट्टियों परीक्षाओं का कैलेंडर न देखा गया हो, शहर के मैरिज हॉल की उपलब्धता न जांची गई हो, शुभ अशुभ मुहूर्त न परखे गए हो और एक लड़का व लड़की घर बसाने निकल पड़े हो। वे लड़का और लड़की भी ऐसे जिनका ये ठिकाना तक न हो कि ये कौन सी डिग्रियां लेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन से शहर में बसेंगे। लोग तो ऐसे मौके पर देवताओं तक को साधते हैं, पुरखों तक की आशीष लेते हैं और हम थे कि औरों को साधना तो दूर की खुद लड़खड़ाए हुए थे, फिर भी सगाई हो गई। ऐसा कोई अभिलेष मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि इस सादा समारोह में कौन खुश था, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोनों को ही माता पिता ने हमारी इस इच्छा का मान रखा था कि हमें अपने करियर के मसले को सुलझाने के लिए पर्याप्त मनचाहा समय मिले। इसलिए यह कहा गया कि अभी केवल सगाई करके रिश्ता पक्का किया गया है, बाकी शादी बाद में तभी होगी जब हम चाहें। इसके लिए 1, 2 या 3 साल की भी कोई सीमा नहीं थी। सगाई के लड्डू खाकर सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए और हम दोनों भी अपने अपने ठिकाने आ गए। फिर वही रूटीन, लड़की मुंबई के अपने संस्थान के हॉस्टल में और मैं गांव के अपने छोटे से घर में। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है कि यहाँ कुछ ना करो तो कुछ ना हो।
जलती गैस के पास से खड़े होकर भी अगर ख्यालों में डूब जाओ तो दूध उबल कर फैल जाता है। मैंने पिछले दिनों अफसरी की जो परीक्षाएं दी थी उनमें से एक का रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू के लिए मेरा सेंटर मुंबई आया। मैं मुंबई जाकर इंटरव्यू देकर आ गया। केवल एक दिन रुका। मेरी मंगेतर की 2 सहेलियां थी जिनमें से एक के घर में रुका। घूमने फिरने के दौरान मेरे हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, आप बाप रे, इतने बड़े खौफनाक शहर में भला कोई रहता है। मैं वापस लौट आया। लड़की के पत्र नियमित आते रहे। मैं भी उसी तत्परता से जवाब देता रहा। कुछ दिन बाद लड़की ने मुझे लिखा कि वे किसी काम से उदयपुर आ रही है। मुंबई में रहने के बारे में मजाक में ही जताई गई। मेरी अनिच्छा के बाद लड़की ने मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान में भी नौकरियों के लिए अप्लाई करने की कोशिश की। शायद इसी का नतीजा था कि वह किसी इंटरव्यू के लिए जयपुर आ रही थी। उसकी योग्यताओं को देखते हुए कोई जगह ऐसी नहीं थी कि वह आवेदन करे और काल न आए। वह आई और एक दिन रुक कर चली गई। मैंने उसके रुकने की व्यवस्था किसी होटल में न करके उसी मकान में की जहां मैं खुद भी कुछ समय रहा था। मकान मालिक की धर्मपत्नी इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुई और उन्होंने किसी निकट परिजन की भांति ही लड़की की देखभाल और आवभगत की। मैं भी उनके यहाँ रहा जहाँ उनके बच्चे मेरे निकट मित्र ही थे और हम लोग मिलते रहते थे। वे खुद रात को लड़की के पास उसी कमरे में सोई और मैं महेंद्र व राजेंद्र के साथ छत पर सोया। एक दूसरे के शहर में संयोग से ही कुछ समय के लिए आना जाना हमें बहुत महंगा पड़ा। हमारे घरों में सीधे सीधे यह संदेश गया कि हम लोग आपस में मिलने के लिए अब सगाई हो जाने के बाद विवाह के लिए ज़्यादा समय तक ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई, लेकिन विवाह के लिए सचमुच में अभी मन से तैयार नहीं था। दूसरे मेरे मन में ये भय भी था कि यदि हमारी शादी हो जाती है तो भी हमें अलग अलग दूर दूर ही रहना होगा। ये दूरी इतनी अधिक थी कि 3-4 महीने से पहले आना जाना संभव नहीं होगा और यदि संभव हो तो भी ये बहुत खर्चीला होगा। लड़की की नौकरी ऐसी थी कि जिसे छोड़न में बुद्धिमानी नहीं थी और मेरी नौकरी जिस जगह पर थी वहाँ शादी के बाद लड़की का आकर रहना संभव नहीं हो सकता था। कुल मिलाकर यदि शादी ऐसे में हो जाती तो जिंदगी तन मन धन से अस्त व्यस्त हो जानी थी। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। भूल हम कर चुके थे। एक बार मैं मुंबई घूम आया और एक बार वो भी उदयपुर आ गई। लड़की के पिता का सीधा सवाल था कि यदि अभी शादी के लिए 2-3 साल ठहरना चाहते हो तो फिर अभी एक दूसरे के पास आना जाना क्यों करते हो। केवल नौकरी की जगह यह दूरी की ही बात नहीं थी। मेरी 3-4 परीक्षाएं ऐसी थी जिनमें मैं पास होकर इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके परिणाम आने शेष थे और ये भी निश्चित नहीं था कि यदि मेरा उनमें से किसी में चयन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी। सभी अखिल भारतीय परीक्षाएं थी। किस्मत के फैलाए इस इंतज़ार का फिलहाल कोई माकूल रास्ता हमारे पास नहीं था और किसी के पास होता भी तो वह हमें बताने वाला नहीं था।
क्योंकि हमने भी अपनी जीवन राह के लिए किसी से कुछ पूछा नहीं था। अपनी मर्जी के मालिक बनकर हम खुद ही चल पड़े थे सफ़र पर। मैंने एक बार दबे स्वर में अपनी माँ को समझाने की कोशिश की वे अभी शादी की कोई जल्दी न करे, लेकिन न जाने घर के बड़ों ने क्या सोचा। 2-3 महीने बाद की एक तारीख भी शादी के लिए निकलवा दी गई। लड़की को इस पर कोई ऐतराज़ नहीं था। ऐतराज़ मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि अब शादी की तारीख को और दूर खिसकाने के लिए ज़्यादा जोर देना शायद सबके मन में संदेह के बीज बो देगा। कहीं सब ऐसा न सोचने लग जाए कि अब हमारा शादी से मन हट रहा है। 1 मार्च का दिन शादी के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हम दोनों को ही इस हिसाब से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी लेकर आने के लिए कह दिया गया। मैं वापस अपने गांव के अपने दफ्तर में जा पहुंचा। इन दिनों मेरे मन में एक और अजीब सी उधेड़-बुन चलने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था और कुछ मित्रों ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि अगर जीवन में एक बार सेक्स लाइफ शुरू हो जाती है तो फिर उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक शुरू ना हो तब तक ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किंतु एक बार दिनचर्या में यह दुनियादारी आई तो फिर रुकना बहुत ही कठिन हो जाता है। मुझे लगता था कि सरकार का पति पत्नी को एक ही जगह पोस्टिंग देना महिलाओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा छुट्टी और हल्की ड्यूटी देना शायद निरस्तित्व की इसी मांग को सहने के लिए किया जाता है। इसे व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार किया गया है। बड़े बड़े पदों तक पर काम करने वाली महिलाओं को पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पति के साथ रखने की यथासंभव कोशिश की जाती है, बशर्ते वे दोनों एक ही विभाग में हो। हमारे मामले में तो दोनों के विभाग अलग थे। अभी और भी परिवर्तनों की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। मैं मन में सोचा करता था कि हम लोग तो 2-3 साल बाद शादी करना ही चाहते थे, तो अब अपने आप को उसी अनुशासन में रखने की कोशिश तो की ही जा सकती है। हम दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं, किंतु जब तक हमारा रहना एक ही जगह पर न हो जाए तब तक हम अपने आप को गृहस्थ आश्रम में दाखिल होने से रोकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक कठिन तपस्या के लिए मैं अपने आप को तैयार करने लगा। मेरे मित्रों ने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया था। कोई कहता, तुम्हें शादी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मांग भर के वापस यहाँ आ जाना, भाभी को मुंबई चली जाएंगी। कोई मित्र जो मुझसे ज़रा ज़्यादा ही खुला हुआ था, वे कहता, अब संभल कर रहना, गाड़ी के कागज़ तो तुम्हारे नाम होंगे, पर ड्राइविंग सीट पर कोई और न काबिज़ हो जाए। कोई कहता, बस वहाँ बैंड बाजा कर आ जाओ, आना तो हमारे पास ही है, हमारे ही भरोसे। गांव छोटा होने से लगभग सभी से अच्छी जान पहचान थी। बैंक में आना जाना भी सभी का था। कुछ मित्र कहते, एक लिस्ट तो बना लो, किस किस को कार्ड देना है। कोई पूछता हनीमून किसी गांव में होगा या महानगर में। यहाँ तक कि वे स्कूल में पढ़ने वाला छोटा लड़का जो शुरू में बैग में मुझसे पैसे मांगने आया था, वो भी एक दिन अकेले में बोल पड़ा, कुछ तैयारी करनी हो शादी की तो मैं आ जाऊं आपके पास। मैं कुछ नहीं बोला। लगभग 15 दिन पहले मैं छुट्टी लेकर घर चला गया।
2 सप्ताह बाद घर में शादी थी। ज़रूर, पर उल्लास का जो वातावरण होना चाहिए था वह बिल्कुल नहीं था। इसके कई कारण थे। एक तो दोनों ही घरों में महिलाओं समेत सभी सर्विस करने वाले थे। कोई भी अपने काम में इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता था, इसलिए केवल अपने अपने घर में हम दोनों ही आकर बैठे थे। बाकी तो सब अपने ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जा रहे थे। भाई लोग बाहर से आ भी नहीं पाए थे। दूसरे, मेरे पिता सर्विस से पूरी तरह रिटायर हो चुके थे, इसलिए संस्थान के परिसर में उन्हें अपना रुतबा पहले से कुछ कम हुआ लगता था। लड़की के पिता अब भी उसी परिसर में कार्यरत थे। मेरे से 4 साल बड़े भाई की शादी अभी कुल 1.5 साल पहले ही हुई थी, इसलिए घर आर्थिक सामाजिक रूप से अभी इतनी जल्दी फिर से शादी की धूमधाम के योग्य नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ा कारण था कि हम दोनों की इच्छा के चलते शादी बेहद सादगी से होने वाली थी। इस कारण शादी के घर में होने वाली तड़क भड़क होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि लड़की उस परिसर में कॉलेज की पढ़ाई कर चुकी थी, जबकि मैंने बहुत पहले ही परिसर छोड़ दिया था और लड़की अब मुंबई में अधिकारी के बड़े ओहदे पर थी। शायद इस बात ने भी मेरे घर वालों के मनोबल में कमी कर दी थी। मुझे कभी कभी लगता था कि इस शादी से किसका क्या बनने बिगड़ने वाला था। मन से कोई भी हमारे साथ नहीं था और देखा जाए तो खुद मेरा मन भी मेरा साथ कहाँ दे रहा था। कोई भला यह संकल्प लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है कि अभी कुछ नहीं खाना है। घर में हम दोनों की ही छवि ऐसी थी कि दूर दूर तक कोई हमसे मजाक करने वाला नहीं था। शायद सबको कभी न कभी यह अनुभव, यह आभास हो चुका था कि हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी की परवाह नहीं करते, हमें किसी दूसरे की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है। हमारे मन में अपने परिवार के बड़ों, समाज की परंपराओं, जमाने के रीति रिवाजों का कोई आदर नहीं है। हम विश्वसनीय नहीं हैं, हम स्वभाव से अंतर्मुखी और घुन्ने हैं। केवल और केवल अपने मन की करेंगे। हम अपनी ही स्वार्थ में अंधे हैं। हम ये नहीं सोचते कि विवाह से एक परिवार को बहू मिलती है जो उस परिवार के खून की सगी न होते हुए भी समाज निर्मित बेटी होती है, जिसके व्यवहार पर परिवार के आने वाले दिनों का फैसला होता है। हम ये नहीं सोचते कि विवाह से एक परिवार को दामाद मिलता है, जिससे कालांतर में उस परिवार के दायित्व बांधकर उस खानदान का नया बेटा सिद्ध होना होता है, जबकि खून का यहाँ भी कोई रिश्ता नहीं होता। हम तो जैसे बस एक लड़का और एक लड़की बनकर एक दूसरे के अंतर्वस्त्रों में घुस पाने की अनुज्ञा लेने के लिए खड़े आदम बुद्ध थे। इन परिस्थितियों में भला शादी विवाह की रौनकें होती है कहीं?